नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बहुत ही खतरनाक दावे का जिक्र करने जा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। दरअसल दावा यह है कि लंदन से 2500 किलोमीटर दूर मॉस्को में बैठे हुए व्लादिमीर पुतिन एक फोन लगाते हैं। वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री से बात भी करते हैं और धमकी इस तरह देते हैं कि मेरी एक मिसाइल लंदन तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेगी। बोरिस जॉनसन के इस दावे पर यकीन करना यकीनन मुश्किल है, लेकिन इस बात ने पूरी अमेरिका और नेटो में बहुत बड़ा डर, खौफ पैदा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए और बोरिस जॉनसन के 3 और बड़े दावे बहुत गौर से देखिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को डर लग रहा है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति इसी टेंशन में डूबे हुए हैं कि आखिर यूक्रेन की कयामत का आखिरी दिन कब आएगा। अमेरिका उस दिन का इंतजार कर रहा है। पुतिन के मिसाइलों की भूख आखिर कब मिटेगी? और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यूक्रेन की मौजूदा हालत देखकर दर्द और तकलीफ में हैं, आंसू बहा रहे हैं, मातम मना रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही कह चुके हैं कि पुतिन ने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों की आखिर क्या हालत बना दी है पुतिन ने। पुतिन के लिए युद्ध जैसे एक वीडियो गेम है और यूरोप जैसे शतरंज का कोई बोर्ड है जिसका हर मोहरा जैसे पुतिन के खौफ से कांप रहा है। पुतिन ने अपने दुश्मनों को फोन करके चैलेंज किया है। यूक्रेन के युद्ध के पहले पुतिन के खतरनाक मूड को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसने दुनिया को चौंका दिया है। ब्रिटेन जैसे सुपर पावर देश जिसका सूरज कभी पूरी दुनिया में डूबता नहीं था, उस शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन को फोन पर पुतिन ने मिसाइल से हिट करने की धमकी दी। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी धमकी आखिर पुतिन ही दे सकते हैं। क्या है पुतिन की धमकी? आखिर क्यों पुतिन ने कहा मेरी मिसाइल सिर्फ 1 मिनट में तुम्हें खत्म कर सकती है? तब पुतिन मॉस्को में थे और बोरिस जॉनसन लंदन में थे। मॉस्को और पुतिन के बीच 2500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन पुतिन ने धमकी दी सिर्फ 1 मिनट में मेरी मिसाइल तुम्हें खत्म कर सकती है। आखिर पुतिन की कौन सी मिसाइल अमेरिका और यूरोप के किस शहर को कितनी देर में खत्म कर सकती है? रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल है जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिसाइल को ले जा सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो एवनगार्ड के साथ सरमट मिसाइल को रूस के साथ कमचातका फायरिंग रेंज से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचने में करीब 15 मिनट का वक्त लगेगा। रूस की मिसाइलें करीब 14 मिनट में अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क को तबाह कर सकती हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है। रूस की सरमट मिसाइलों को लंदन पहुंचने में करीब 13 मिनट लगेंगे, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर करीब 12 मिनट में लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल के मार से बचा नहीं है, तो कीव के किले को ढहाने में भी इसे बमुश्किल 10 मिनट लगेंगे। सरमट मिसाइल को बताने के लिए 2 ही बातें काफी हैं। पहली कि इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता,
और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी। यही रूस की वो ताकत है जिसने यूरोप और अमेरिका को डरा रखा है। इस बात का पता चलता है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इंटरव्यू से। बोरिस जॉनसन ने इंटरव्यू में बयान दिया है कि जब वो प्रधानमंत्री रहते हुए कीव का दौरा करके लंदन लौटे थे, तब पुतिन ने उन्हें फोन करके ये धमकी दी थी कि बोरिस, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरी एक मिसाइल को हमला करने में केवल 1 मिनट लगेगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जब वो ब्रिटेन लौटे थे तो पुतिन ने उनसे फोन पर बहुत लंबी बात की। बोरिस जॉनसन के बयान के मुताबिक उन्होंने पुतिन को फोन पर युद्ध रोकने के लिए समझाया और कहा कि युद्ध पूरी तरह से तबाही लेकर आएगा और इससे रूस पर प्रतिबंध लगेंगे। इस पर पुतिन ने जवाब दिया कि बोरिस, आप कहते हैं कि यूक्रेन इतनी जल्दी नेटो में शामिल नहीं होने जा रहा, जल्द ही मतलब कोई समय तय है क्या? इस पर बोरिस जॉनसन ने पुतिन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि फ्रांस और जर्मनी जैसे सदस्य देश यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के इतनी जल्दी कोई आसार नहीं है, लेकिन अगर कीव पर युद्ध थोपा गया तो कीव को समर्थन बहुत बढ़ जाएगा। तब पुतिन ने बोरिस जॉनसन को धमकी देते हुए कहा कि बोरिस, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक मिसाइल को हमला करने में केवल 1 मिनट लगेगा। बोरिस जॉनसन ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब पुतिन ने उनको धमकी दी, तब वो बहुत आराम से बात कर रहे थे। उनके अंदर कोई डर नहीं था और ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी बातचीत के प्रयास से खेल रहे थे, यानी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बोरिस जॉनसन के इस इंटरव्यू के बाद अब रूस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और इन प्रतिक्रियाओं में ये तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि आखिर पुतिन ने बोरिस जॉनसन से क्या कहा था। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने जॉनसन के आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет в наших границах будет означать, что любая ракета... लेकिन क्या पुतिन वाकई में बोरिस जॉनसन को धमकी देने वाले इस तरह के बयान दे सकते हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी पुतिन पर यह आरोप लगाया था कि पुतिन परमाणु हमले की धमकियां देकर पूरी दुनिया को दबाव में लाने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। पुतिन के बयानों से इमैनुअल मैक्रो के आरोपों की पुष्टि भी होती है। которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже о возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. आइए जरा समझते हैं कि पुतिन की तैयारी आखिर क्या है। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो नाटो के शहरों का क्या हाल होगा। यह रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा, और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलोटन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा बुरी तरह जल जाएगा।
ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान, यहाँ की स्काईलाइन जिसमें ट्रंप टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी, 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल है जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि यह सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। उधर ब्रिटेन व्लादिमीर पुतिन से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो अब खाड़ी देशों के आसपास युद्ध का खौफ लगातार फैल रहा है। ईरान और इजराइल के युद्ध की भविष्यवाणी बहुत से विशेषज्ञ भी कर चुके हैं और पिछले 2 दिनों में तो ईरान पर हुए 2 हमलों ने इस खतरे पर मुहर भी लगा दी। अगली रिपोर्ट में आपके सामने ईरान में तेल के धधकते कुएं की तस्वीर होगी। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता पुतिन और बाइडेन के खेल में इजराइल और ईरान आखिर कैसे एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं, बहुत गौर से ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिएगा। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बेस के करीब धमाका। सीरिया और इराक की सरहद के करीब ईरान समर्थक मिलिशिया के काफिले पर एयर स्ट्राइक। इस्फहान में ईरान की मिलिट्री फैक्ट्री पर ड्रोन अटैक। टारगेट पर ईरान है, सिर्फ 24 घंटे में उसे 2 से 3 बार निशाना बनाने की कोशिश की गई है। क्या ईरान को यूक्रेन की जंग में व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या ईरान पर टारगेटेड अटैक के पीछे अमेरिका की शय पर इजराइल का हाथ है? फिलहाल इन सवालों के जवाब की तलाश है, लेकिन इस बात की आशंका काफी बढ़ गई है कि ईरान अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। डर तो इस बात का भी है कि यूक्रेन के बाद अब ईरान का वॉर जोन भी एक्टिव होने वाला है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान एटमी प्रोग्राम की वजह से इजराइल के निशाने पर है? आपको इन सवालों के जवाब तफसील से बताएंगे। अभी आपको सीरिया और इराक की सीमा पर एयर स्ट्राइक का सबूत दिखाते हैं। ये मंजर सीरिया इराक बॉर्डर के करीब अल कईम इलाके का है, जहां ईरान समर्थक मिलिशिया के ट्रकों पर आसमान से हमला हुआ। खबरों के मुताबिक स्ट्राइक से पहले 25 ट्रकों का काफिला इराक से सीरिया में दाखिल हो चुका है। ऐसे में सिर्फ 6 ट्रक हवाई हमले के शिकार बने। दावे के मुताबिक ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल अक्सर लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई के लिए करता है। पश्चिम के देश ईरान पर आरोप लगाते हैं कि वो इराक से सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया कराता है। शायद यही वजह है कि ईरान के हथियारों से भरे ट्रकों पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसका हाथ है, ये अब तक सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया में ईरान के महाबाद इलाके में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने पर भी हमले के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इससे पहले ईरान के इस्फहान शहर में मिलिट्री फैक्ट्री को ड्रोन से निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान के दावे के मुताबिक उस हमले को नाकाम कर 3 क्वाडकॉप्टर ड्रोनों को ढेर कर दिया गया।
ईरान के रक्षा मंत्रालय ने पक्के तौर पर यह नहीं बताया कि इस ड्रोन हमले में किसका हाथ है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में इसे इजरायल का हमला बताया जा रहा है। अमेरिका और दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील फेल होने के बाद यह देश कैसे इजरायल के टारगेट पर है, इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। اقدام بزدلانه امروز انجام شده. دستگاه امنیتی ما با اقتدار در راستای تأمین حداکثری امنیت ملی کشور عمل می‌کنند و چنین اقداماتی نمیتونه تأثیری در اراده و نیت متخصصین ما برای پیشرفت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بر جای بگذاره. ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो ऐसे हमलों से झुकेगा नहीं, उसके वैज्ञानिकों के हौसले कमजोर नहीं होंगे और शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने का उसका इरादा कमतर नहीं होगा। इस्फहान की जिस मिलिट्री फैक्ट्री को टारगेट किया गया उसे ईरान ने महज वर्कशॉप करार दिया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक यहां बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद का निर्माण होता है। यह इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश कि इस्फहान मिलिट्री फैक्ट्री पर हमले के वक्त ही ईरान के उत्तरी पश्चिमी शहर अजार में एक ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। हालांकि दोनों घटनाओं में अब तक कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन इस आग को भी किसी बड़ी साजिश का नतीजा बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस्फहान वो शहर है जहां ईरान की एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है, जहां मेड इन अमेरिका F-14 का बेड़ा खड़ा रहता है। तो इसी शहर में न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च और प्रोडक्शन सेंटर भी है। ऐसे में यहां ड्रोन अटैक को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रोड़े डालने की साजिश का अंजाम माना जा रहा है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे कायराना हमले उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक नहीं लगा सकते। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से अमेरिका और इजरायल की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। ऐसे में अमेरिका कभी उसे सीधी चेतावनी देता है तो कभी अपने दूतों के जरिए फिर से करार के रास्ते पर लौटने का पैगाम देता है। طبعا الولايات المتحدة أيضا يعني حملتنا ببعض الرسائل بما يخص موضوع يخص هذا الاتفاق وليس في الصلب بشكل مباشر ولكن هناك قضايا। एक तरफ अमेरिका ने कतर के विदेश मंत्री के जरिए ईरान को कूटनीतिक संदेश भेजा, तो दूसरी तरफ जो बाइडेन के विदेश मंत्री ने ईरान पर हमले की डायरेक्ट वार्निंग भी दी है। Diplomacy is never off the table, but President Biden's also been clear that we're determined that Iran not acquire a nuclear weapon, and every option remains on the table to ensure that that doesn't happen. But our preferred path would be diplomacy, including military option. Everything is on the table. इस बीच इजरायल से भी बहुत बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहा है। यह हमला कुछ वैसा ही होगा जैसे इजरायल की एयरफोर्स ने इराक और सीरिया के परमाणु ठिकानों पर किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की एयरफोर्स F-15 ईगल के नए अवतार F-15EX के जरिए ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले का प्लान बना रही है। F-15ES अपग्रेड होने के बाद करीब 13,381 किलोग्राम हथियारों के साथ उड़ान भरेगा। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो F-15EX पूरी दुनिया का ऐसा इकलौता लड़ाकू विमान होगा जिसमें सबसे ज्यादा हथियार ले जाने की ताकत होगी। अमेरिका से F-15EX मिलते ही इजरायल इराक के बगदाद और सीरिया के अल किबर परमाणु ठिकानों की तरह ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले के लिए अमेरिका से इजरायल GBU-57 भी चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि इजरायल की यह डिमांड अमेरिका पूरी कर पाएगा। क्या अमेरिका की एयरफोर्स इजरायल को GBU-57 की सप्लाई करेगी? तो फिलहाल इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका में इस मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के निर्यात पर पाबंदी है। GBU-57 वो बम है जो किसी भी परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कुव्वत रखता है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि F-15EX में इस मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम के साथ हमले की ताकत होगी या नहीं। लेकिन अगर ये दोनों इजरायल को मिल गए तो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से इनकार भी नहीं किया जा सकता।
कल्पना कीजिए कि ईरान के इस्फहान शहर में परमाणु ठिकाना है और अगर इजरायल ने इस ठिकाने पर F-15E और GBU-57 के जरिए हमला किया तो अंजाम कितना विनाशकारी होगा। बात अगर ईरान और इजरायल की ताकत की करें तो ये बात दुनिया जानती है कि दोनों देश ड्रोन के लिहाज से सुपर पावर बन चुके हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन की मदद से ही रूस की सेना यूक्रेन में कहर बरपा रही है। तो इजरायल की ड्रोन पावर भी किसी से छिपी नहीं है। बात अगर ईरान और इजरायल की मिलिट्री ताकत की करें तो ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं, तो इजरायल के पास 601। ईरान के पास 196 लड़ाकू विमान हैं, तो इजरायल के पास 241। ईरान के पास 126 हेलीकॉप्टर हैं, तो इजरायल के पास भी इतने ही हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास 4071 टैंक हैं, तो इजरायल के पास 2200। ईरान के पास बख्तरबंद गाड़ियां 69,685 हैं, तो इजरायल के पास 56,290। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, तो इजरायल के पास 5। आसमानी ताकत के लिहाज से ईरान से कहीं आगे इजरायल है, तो कई मायनों में ईरान भी कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी ये कह चुका है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास है। अगर ईरान और इजरायल में युद्ध हुआ तो कौन देश किसके साथ होगा, आपको ये भी बता देते हैं। ईरान के साथ रूस खड़ा है, तो इजरायल के साथ अमेरिका। जिस तरह से ईरान में हाल के दिनों में हमले तेज हुए हैं, उससे जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूक्रेन के बाद अब ईरान की जंग में रूस और अमेरिका पर्दे के पीछे से आमने सामने होंगे। झुलसते पाकिस्तान की एक बेहद खौफनाक तस्वीर आज दोपहर सामने आई। पाकिस्तान के ही पाले आतंकवाद ने पेशावर को हमले से लहूलुहान कर दिया। नमाज के दौरान एक मस्जिद में जबरदस्त जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते लाशें बिछ गईं। अस्पताल में घायलों की लाइन लग गई। लुटते पेट्रोल पंप और शहर दर शहर सड़क पर छिड़े संग्राम से पाकिस्तान में अराजकता फैल गई है और अब पेशावर में आतंकी अटैक। पाकिस्तान अब टूटता बिखरता हुआ बेबस नजर आता है। से ताजा खबर मौसूल हो रही है। पुलिस लाइंस के करीब धमाका सुना गया है। पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस लाइंस के करीब अब से कुछ देर पहले धमाका सुना गया है। पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका। इमाम मस्जिद समेत शोहदा की तादाद 32 हो गई है। क्या क्या करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ? पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की लूट को रोकें, या आटा के गोदामों पर पहरा दें, या पेशावर में आतंकी हमला रोकें, या अपनी ही भतीजी मरियम नवाज से अपनी कुर्सी बचाएं। लिहाजा शहबाज शरीफ ने देश को छोड़ दिया है अपने हाल पर। देश जल रहा है। जहर के खेत में एक जहरीले आतंकवादी ने आत्मघाती हमला किया है। पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद में यह हमला जोहार की नमाज के बाद हुआ है। इस वक्त मस्जिद में करीब 500 नमाजी मौजूद थे।
फिदायीन अटैक इतना बड़ा था कि 2 किलोमीटर तक इसके धमाके की आवाज सुनाई दी। खौफ से मस्जिद में भगदड़ मच गई, चारों तरफ अफरा तफरी। कोई चीख रहा था, किसी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, किसी की मौत पर उसके अपने आंसू बहा रहे थे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो। आतंकवाद का खेल बुरा होता है। दूसरों का घर जलाने का सपना सदा ही अपने घर को जला डालता है। पाकिस्तान के आंगन में आतंकवाद की विषबेल मुल्क को खाक कर रही है। पेशावर बम ब्लास्ट की डिटेल आपको बताएं, उसके पहले लाहौर का ये धुएं के गुबार वाला जलता दृश्य देख लीजिए, क्योंकि ये कोई आतंकी घटना नहीं, पेट्रोल पंप को मुल्क की आवाम ने ही फूंक दिया है। इसकी भी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रावलपिंडी के लाल महल के सामने बैठे इस पूर्व हुक्मरान को देख लीजिए। पाव पाव के परमाणु बम के आविष्कार करता है ये। पाकिस्तान में सत्ता किसी की हो, लेकिन ये साहब मंत्री जरूर बनते हैं, अविवाहित हैं और इनकी रंगरेलियों के किस्से पाकिस्तान में बहुत चाव से सुने और सुनाए जाते हैं। अभी बेरोजगार हैं, लेकिन इमरान खान नियाजी की कैबिनेट में रहते वो किया जिसका खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। इनकी लाल हवेली सील कर दी गई है, जनाब सड़क पर आ गए हैं, रस्सी जल गई है, लेकिन ऐठन बाकी है। सुनिए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद को। ये लाल हवेली को निशाना बनाना चाहते हैं। जनाब हम बिस्तर यहाँ लगाएंगे बाहर दरवाजे पे, यहीं सोया करूंगा और यहाँ से फिर मैं हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तो मैं 5 बजे कर रहा हूँ, हाई कोर्ट जा रहा हूँ, फिर हर रोज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपका पोस्टमार्टम करूंगा। जब मिस्र जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। शहबाज शरीफ यही कर रहे हैं। मुल्क पर महंगाई का बम फूटा है, कर्ज के गर्त में देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। 1 लीटर पर एक साथ 35 रुपए इजाफा, अवाम बिलबिला उठे। पेट्रोल पंप्स पर तेल की तलाश में निकले अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। किसी ने कहा अब तो मौत ही सस्ती हो गई, किसी ने कहा आटा लाएं या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं, किसी ने कहा अब भी कौन सा कीमतें इस जगह ठहर जाएंगी, ये और ऊपर जाएंगी। आवाम सड़क पर है, लेकिन शहबाज शरीफ बदले की सियासत में मशगूल है। पहले इमरान खान नियाजी के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और अब पूर्व मंत्री शेख रशीद के महल में ताला। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इमरान खान नियाजी कभी भी जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। पाकिस्तान में मिलकर मुसीबत से निकलने की रिवायत कभी नहीं रही। तो शहबाज शरीफ तो वैसे भी बड़े भाई नवाज शरीफ की चरण पादुका संभाले कुर्सी पर बैठे हैं। IMF ने शर्तों वाला कोड़ा लगाया तो एक झटके में पाकिस्तान की आवाम पर 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया। जर्जर देश को बचाने की ऐसी गरज दुनिया में बिरले दिखती है। कर्ज के दलदल में धंसे देश का क्या होगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल लौटते हैं उस दर्द, उस चीत्कार, उस पीड़ा और यातना की ओर जो पेशावर में इबादत के दौरान पाकिस्तान के आवाम के गले से आंखों से रिस रही है। आतंकवाद के खूनी पंजों ने पाकिस्तान को चीर दिया है। इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ली है। इस TTP को पाकिस्तान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। इस इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खासा दबदबा है और पिछले दिनों इसी संगठन ने यहाँ हमले की धमकी भी दी थी। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसी TTP ने 17 दिसंबर 2014 को पेशावर में सैनिक स्कूल पर हमला करके 114 बच्चों को मार दिया था। 23 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी। साथ ही इसमें 10 लोग घायल भी हुए थे। 16 मई 2022 को पाकिस्तान के कराची में एक ब्लास्ट हुआ था। यहाँ MA जिन्ना रोड पर मेमन मस्जिद के पास विस्फोट हुआ था। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इससे पहले 26 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में एक आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 3 चीनी और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई थी। और अब पेशावर का फिदायीन हमला आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हिंदुस्तान आतंक की जिन फैक्ट्रियों को बंद करने को कहता है, पाकिस्तान के सत्ता नशीनों का दाना पानी वहीं से चलता है। दुनिया भर में टेररिस्तान, आतंकिस्तान, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दहशतगर्दों का देश, पाकिस्तान के ना जाने कितने नाम हैं। ये दीगर बात है कि पाकिस्तान की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।
तालिबान न सही, पाकिस्तान में अराजकता उसी पैमाने पर फैली है। कहने को लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन बिना ISI और पाकिस्तानी आर्मी के शहबाज शरीफ घड़ी भर भी सुल्तान के सिंहासन पर टिके नहीं रह सकते। तो ये सवाल भी बेमानी है कि वर्तमान सरकार जनता का दुख, दर्द और तकलीफ क्यों नहीं समझ पाती। अब आते हैं आतंक के उस नए पाठ पर जो पेशावर में पढ़ा गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी संगठन TTP को मजबूती मिली है। पाकिस्तानी तालिबान की जड़ें जमना उस वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपे थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की मुखालफत होने लगी। कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। ऐसे में दिसंबर 2007 को बैतुल्ला मसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान रखा गया। शॉर्ट में इसे TTP या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। ये अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से अलग है, लेकिन इरादे करीब करीब एक जैसे हैं। दोनों ही संगठन शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। TTP को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोनों देशों के बीच डुरंड लाइन पर तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद किए जा चुके हैं, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके हैं। पाकिस्तानी चैनलों पर अर्थव्यवस्था और आतंकवाद के मिश्रण पर चर्चा हो रही है। अपने बच्चे लंदन में पढ़ाते हो और कौम के बच्चे जो है उनको कहते हो कि तुम जिहाद के लिए निकलो, ये सिस्टम के खिलाफ अपने मुल्क को आग लगा दो। ये कैसे मुसलमान हो भाई तुम? ये इस्लाम है? ये अमीरुल मोमिनीन और ये अमर बिल मारूफ ये कहता है कि अपनी औलाद जो है वो आप आईवी लीग स्कूलों में पढ़े, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, और कौम के बच्चों को कहो कि ये ब्लड लाइन है मेरी, ये ब्लड लाइन है। हाउ डेयर यू डू दैट? तालिबान को किसने जमीन दी? तालिबान को किसने शरण दिया? तालिबान को किसने पनाह दिया? तालिबान को किसने पैसा दिया? तालिबान को किसने हथियार दिया? तालिबान को किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया? अब जब यही तालिबान आतंकी पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहे हैं तो पाकिस्तान बिलख रहा है। आतंक और पाकिस्तान का नाभी नाल का संबंध है। फॉरेन फंडिंग और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने जितना भी धन सऊदी अरब, अमेरिका और चीन से जुटाया, सब आतंकवाद को प्रोटेक्शन और प्रश्रय देने में खर्च हुए। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM